नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नीतीश कैबिनेट में पहली बार नए चेहरों को मौका भी दिया गया। रामकृपाल सिंह, श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। चिराग पासवान की पार्टी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें संजय सिंह भी शामिल है। संजय सिंह महुआ से चुनाव जीते हैं। उन्होंने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को मात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में लोगों का अभिवादन किया और अपना खास गमछा लहराकर बिहार के लोगों का धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार के साथ ही नई सरकार के 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी कोटे से सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी-आर से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। जिस तरह से उन्हें सियासी दलों में तरजीह दी गई है, उसकी तरह ही नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा है। मंत्रिमंडल में समाज के हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है। तो आपको बताएं, जाति समुदाय को खास तौर पर जो है उसमें ध्यान रखा गया है। इसके समीकरण को आप देख सकते हैं, स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जाति समुदाय वर्गों को एक एक करके बांटा गया। मुस्लिम समाज से एक जो है उनको दिया गया है। वही अगर हम बात करें अति पिछड़ा वर्ग से भी एक जो है मंत्री बनाए गए हैं। यादव समाज से 2, दलित से 5, वैश्य बनिया से 2, मल्लाह निषाद से भी 2। इस तरह जो है सभी वर्गों को तरजीह दी गई। और ख़ास तौर पर जिस तरह दलितों के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तो सबसे ज़्यादा संख्या इसीलिए दलितों की रखी गई है। सामान्य में 2-2 जो है वो उनको दिया गया है। और आपको बता दें, अब बीजेपी के 14 जो लोग हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। क्योंकि शुरू से ही जो बंटवारे को लेकर, कैबिनेट के स्वरूप को लेकर बीजेपी अड़ी हुई थी, तो एक जो है वो संतुलन साधने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी स्पीकर पद भी चाह रही थी, इसके अलावा जो है डिप्टी सीएम का पद भी चाह रही थी, इसके अलावा गृह मंत्रालय भी चाह रही थी। तो जेडीयू के पास बचता क्या, इसलिए जेडीयू ने गृह मंत्रालय जो है अपने पास रखने की जिद की। और यही वजह है कि बीजेपी के मंत्री बढ़ा दिए गए। अब उनमें देखिए, सम्राट चौधरी पहले ही जो है डिप्टी सीएम रहे हैं, विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नितिन नवीन तीसरी बार मंत्री बने हैं, जो कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी भी हैं। सुरेंद्र मेहता, संजय टाइगर, लखेन पासवान, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव भी तीसरी बार जो है मंत्री बने हैं। रमा निषाद, नारायण शाह और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, ये वो नाम हैं जो बीजेपी की कोटे से 14 लोग बनाए गए हैं। जेडीयू से बात करें, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अशोक चौधरी जो उनके काफ़ी जो है करीबी माने जाते हैं, लेसी सिंह, सुनील कुमार, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, विजय चौधरी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, मदन साहनी, और इसके अलावा मुस्लिम कोटे से जमा खान। उन्हें जो है 8 मंत्रियों में एक जो है मुस्लिम को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है। अब एलजेपी की बात कर लें, 3 जो है मंत्रिमंडल में 3 पद उन्होंने मांगे थे, लेकिन 2 उन्हें मिले हैं, संजय पासवान और संजय सिंह। संजय सिंह वो नाम है जिन्होंने तेज प्रताप यादव को इस चुनाव में हराया है। वहीं हम की अगर बात कर लें जीतन राम मांझी की, तो संतोष कुमार सुमन को उनके कोटे से 1 मंत्री दिया गया है। आरएलएम की बात कर लें तो दीपक प्रकाश जो है एक नाम उसमें शामिल किया गया है कैबिनेट में। तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है, संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। आपको बताएं कि जेडीयू और भाजपा दोनों ही स्पीकर पद के जो है वो उसमें अड़े हुए थे, लेकिन आखिरकार भाजपा ने जो है वो उन्हें दे दिया गया है। अब देखिए, राजपूत के 4, भूमिहार के 2, ब्राह्मण 1 जो है, कुशवाहा 3, एक कायस और कुर्मी यानी पिछड़ा वर्ग से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सबसे ज़्यादा दलित, जिनकी संख्या 5 है, उन्हें मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा दी गई, क्योंकि दलितों पर ही पूरा जो चुनाव है एनडीए का वो केंद्रित रहा है। सबसे ज़्यादा जो तीर है वो दलितों के नाम पे जो है वो खेले गए थे। तो स्वाभाविक रूप से जब अगर उनको बम्पर जो है इस नाम से अगर वोट मिले हैं, तो ये भी पता है कि दलितों ने जो है वो दिल खोल के उन्हें वोट दिया है, तो इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में तरजीह भी दी गई है। और सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ सीट है मंत्रिमंडल में, वो 5 लोग जो हैं दलित को शामिल किए गए हैं। सोशल इंजीनियरिंग, जो उसको आजकल बीजेपी अपने हर चुनाव में जो है मूल मंत्र मान रही है कि सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे ही जो है वो पूरे
चुनावी तंत्र को जो है मजबूत कर रही है बीजेपी, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा गया है। बात करें, सभी पार्टियों को बराबर तरजीह दी गई, लेकिन अगर जगह की बात करें, नंबर की बात करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने बाजी मारी है। स्पीकर का पद, दोनों के दोनों जो है डिप्टी सीएम का पद जो है वो, और 14 मंत्री भाजपा के खाते में गए हैं। यानी कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी रहा है मंत्रिमंडल के गठन में। अब शपथ ग्रहण की जो है वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 8 अलग अलग तस्वीरें। गांधी मैदान, जहां पर आज बीजेपी के सभी दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और आप देख सकते हैं 8 तस्वीरों में 8 मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि स्टार प्रचारक रहे हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इसके अलावा मेघालय के सीएम, साथ ही उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये तमाम वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रचार में महती भूमिका निभाई है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा सभाएं करने वाले योगी आदित्यनाथ रहे हैं और भीड़ जुटाने का काम भी रहे हैं। इधर जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के कारण नहीं जा पाए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दी है। जी, बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व आज वो फिर से संभालेंगे और बिहार की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। फिर से बिहार में विकास की गंगा बहेगी और सुशासन वहां पर स्थापित होगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में आतंकी मॉड्यूल की। एटीएस की जो कार्रवाई जो हुई थी, आईएसआईएस के जो 2 नाबालिग पकड़े गए थे, उसमें अब जो है वो 4 संदेही और गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी जो है इस बार भी नाबालिग हैं। इनसे एटीएस कार्यालय में पूछताछ चल रही है। 4 आरोपियों को भिलाई से पकड़ा गया है। इसके पहले मंगलवार को भी भिलाई और रायपुर से ही 2 नाबालिग जो है पकड़े गए थे। गिरफ्तार किशोर अपने समुदाय के बच्चों और युवाओं को जिहादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपत्तिजनक वीडियो और संदेश सोशल मीडिया पर भेजते थे। तकनीकी जांच में स्पष्ट हुआ है कि दोनों किशोर सीधे आईएसआईएस के पाकिस्तानी मॉड्यूल के संपर्क में थे। उन्हें हैंडलर के द्वारा लगातार मोबाइल पर संदेश भेजे जा रहे थे। जांच में ये भी सामने आया कि ये संगठन यहाँ के किशोरों को टारगेट बनाकर उनके ब्रेन वॉश में लगा था। किसी बड़े वारदात की आशंका भी थी। अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। करीबन 50 लोगों से पूछताछ हुई है। उनमें से 4 लोगों पर जब ये एटीएस को पुख्ता हो गया, यकीन हो गया कि ये सीधे तौर पर उस आईएसआईएस नेक्सस से जुड़े हुए थे, तो इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्टाग्राम के अलावा जो गेमिंग ऐप होते हैं उन पे इनकी बातचीत होती थी। इंस्टाग्राम में ये ग्रुप बनाते थे। उस ग्रुप में खास समुदाय के लोगों को जोड़ा जाता था और ख़ास उम्र के लोगों को, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सके। आपको बता दें, उन ब्रेन वॉश करके इन्हें केवल और केवल सांप्रदायिकता से भरे मैसेज भेजे जाते थे, ताकि उनमें जो है वो कहीं न कहीं वो भावनाएं जो हैं भड़काई जा सके। और यही वजह है कि अभी तक जितने भी पकड़े गए हैं वो सभी की उम्र 18 साल से कम है। यानी कि जिस उम्र में अचेतन मन होता है, जिस समय उन्हें उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो, ये टारगेट जो है फिक्स किया गया था। बताया ये भी जा रहा था कि 100 लोगों को इसमें जोड़ने की योजना थी। जब 100 लोग जुड़ जाते, इन्हें स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जाता, जब तक इन्हें जो है वो ट्रेन किया जाता सभी चीज़ों के लिए। इसके बाद जब किसी बड़े वारदात की जब वहाँ पे बारी आती, तो इन सभी लोगों को स्लीपर सेल की तरह यूज़ किया जाता अलग अलग जगहों पर। तो छत्तीसगढ़ से ये तैयारी थी कि 100 लोगों को जोड़कर जो है किसी बड़े वारदात में इनका उपयोग किया जाए। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर सीधे तौर पर इन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस नेटवर्क को फैलाया जा रहा था।
मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, गेमिंग ऐप के माध्यम से इस नेटवर्क का जो है विस्तार किया जा रहा था, ताकि जब मौका आए किसी बड़े वारदात की तो इन्हें जो है यूज़ किया जा सके। छत्तीसगढ़ एटीएस की पहली सफलता है। 2017 के बाद से, स्थापना के बाद से पहला एफआईआर भी हुआ है। अब जो है पिछले 3 महीनों से जो संदेहियों के ऊपर जो नज़र रखी हुई थी एटीएस ने, उसे अब अंजाम दिया जा रहा है। लगातार पूछताछ की जा रही है। 50 संदिग्धों से पूछताछ हुई है, जिनमें से 4 लोगों के ऊपर जब ये पुख्ता यकीन हो गया कि ये सीधे तौर पर ISIS मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, उस नेटवर्क से जुड़े हुए थे और ये उन तमाम गतिविधियों में लिप्त थे जो कि किसी बड़े वारदात की ओर इशारा करती है, तब इनके ऊपर जो है वो गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और लगातार अब इनसे जो है जानकारी जुटाई जा रही है। माना ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में इनके द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था। तो आपको बता दें, इससे पहले भी सिमी और IM इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए कुछ लोगों का यहाँ पर जो है पर्दाफाश हुआ है, लेकिन ये सभी बाहर के रहने वाले थे जिन्हें जो है यूज़ किया जा रहा था। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है अपनी पहचान छुपा कर रहे थे। पहली बार ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रॉपर जो है लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। जिस तरह से एटीएस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, माना ये जा रहा है कि इस नेटवर्क में बड़े और भी जो लोग हैं उनका जो है खुलासा हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि किसी जो है वो प्रतिष्ठित नौकरी से या प्रतिष्ठित संस्थान से वास्ता रखते हैं, ऐसे लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं। फिलहाल एटीएस लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। सभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज़ किए जा रहे थे वो सभी जो है वो जब्त किए गए हैं। लगातार उनकी बारीकी से जांच चल रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि इन्हें जो है एक स्लीपर सेल की तरह यूज़ किया जा रहा था। ये सभी अभी शांत होकर केवल इन्हें ट्रेनिंग मोड में रखा गया था। लगातार जो है वो अपना नेटवर्क बढ़ाने की इनको जो है जिम्मेदारी दी गई थी और जैसे कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि 100 लोगों को जोड़ने का टारगेट था। कम से कम 100 लोग जो हैं जुड़े इन ग्रुप में और उसके बाद उन सभी को जो है इसमें उपयोग किया जाए, इनका इस्तेमाल किया जाए। बात कर लेते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा का शव बुधवार को उसके गृहग्राम पुअर्ती, जो जगरगुंडा के करीब है, वहां पर जो दूर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, वहां पर लाया गया। इस दौरान गांव में मातम का माहौल भी देखने को मिला। पुअर्ती में चूंकि उनके रिश्तेदारों की संख्या काफ़ी अधिक है, छोटी सी बस्ती, लेकिन आसपास जितने भी लोग रहते वो किसी न किसी तरह से उनकी रिश्तेदारी से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर अंतिम संस्कार आज जो है किया गया, खास तौर पर हिड़मा की माँ की जो है वो प्रार्थना पर कि कम से कम उनके बेटे का शव का अंतिम संस्कार उनके गांव में हो। आपको बता दें कि ये हिड़मा को मंगलवार को मारेडमल्ली जो है आंध्रा के जंगलों में वहाँ पर मुठभेड़ में मारा गया था। उनके साथ में उसकी पत्नी राजे भी मारी गई है। साथ ही 6 नक्सली भी इस मुठभेड़ में ढेर हुए थे। तो राजे और उसकी पत्नी का शव लाया गया यहाँ पर। दोनों को एक ही चीता में जो है वो अंतिम संस्कार आज किया गया है। और इधर हिड़मा के एनकाउंटर को लेकर CPI-ML के न्यू डेमोक्रेसी के सचिव सूर्यम ने प्रेस नोट जारी कर बड़ा दावा किया है कि हिड़मा को मुठभेड़ में नहीं बल्कि पकड़कर यातनाएं देकर बाद में मारा गया और उसका शव जंगल में फेंक दिया गया। सूर्यम ने यह भी आरोप लगाया कि नक्सल नेता टिप्पानी तिरुपति उर्फ देवजी और अन्य को हिरासत में लेकर इस समय यातना दी जा रही, उनकी जान को खतरा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। तो आपको बता दें, हिड़मा और देवजी उर्फ देवा जो हैं वो एक ही गांव पुअर्ती जगरगुंडा के रहने वाले हैं। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हिड़मा शामिल था। 1 करोड़ का इनामी था। करीबन जो है वो 27 मामलों में जो है वो इसको सीधे तौर पर साजिशकर्ता के रूप में इसका नामजद जो है अपराध इसके ऊपर दर्ज था। और 129 हत्याओं का जो है इसे आरोपी माना गया था।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिडमा वो आखिरी कड़ी मानी जा रही थी, हिडमा को आखिरी कड़ी माना जा रहा था। जिस तरह से नक्सलवाद के पूरे नेक्सस को खत्म किया गया तो हिडमा को आखिरी कड़ी माना जा रहा था, जो कि नक्सल संगठन की कमान संभाले हुए था। अब नक्सल संगठन कमान जो है हिडमा के बाद कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ी जो है वो नक्सल संगठनों के सामने चुनौती। लेकिन माना यह जा रहा है कि हिडमा के खत्म होने के साथ ही साथ जो है ये नक्सल संगठन का बड़ा नेक्सस जो है वो टूट गया है और अब नेतृत्व विहीन हो चुका है नक्सल संगठन। उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है। हिडमा का आपको इतिहास बताते हैं। कुवर्ती गांव का छोटा सा लड़का जिसने 12 साल की उम्र में जो है वो नक्सल को ज्वाइन किया, वो बताते हैं कि किन किन हमलों के पीछे जो बड़े हमले हुए थे उनमें हिडमा मास्टरमाइंड यूं ही नहीं कहा जाता, कौन कौन से बड़े हमलों को जो है उसने 2010 में ताड़ मेटला में 76 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हुए थे। वहाँ पर एम्बुश लगाकर उन्हें मारा गया था जब वो सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। 2013 में झीरम घाटी, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत तमाम नेता जो है वो मारे गए थे। इसमें महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे। परिवर्तन यात्रा निकल रही थी, चुनाव का समय था, उसी समय इनकी जो है वो जो है सामूहिक वहाँ पर हत्या हुई थी। 29 लोगों की जो है वहाँ पर हत्या हुई थी, जिसमें कांग्रेस की एक शीर्ष पहली पंक्ति की लीडरशिप पूरी खत्म हो गई थी। 2021 की बात करें, टेकलगुड़ा में घात लगाकर वहाँ पर हमला किया गया था, एम्बुश लगाया गया था, जो कि पूरी तरह से केवल और केवल हिडमा के ही जो है वो दिमाग के ये उपज थी। वहाँ पर कोबरा और सीआरपीएफ बटालियन के जो है 22 जवान जो कि सर्चिंग पे निकले थे वो शहीद हुए थे। और खुद सबसे बड़ी बात ये थी, क्या झीरम की बात कर ले, ताड़मेटला की बात कर ले, एर्राबोर की बात कर ले, रानी बोदली की बात कर ले, दंतेवाड़ा की बात कर ले, इन तमाम चीज़ों को, तमाम जो हमले होते थे इनके पीछे थिंक टैंक के रूप में जो है हिडमा खुद इनकी प्लानिंग करता था, सारी चीज़ों को खुद वहाँ पर जो है अंजाम देता था और लीड भी खुद किया करता था। सबसे बड़ी बात ये थी, राहत शिविर में 31 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। रात को 3 बजे जब वहाँ पर जो है वो वहाँ पर रात को 3 बजे जब लोग वहाँ पर आराम कर रहे थे सशस्त्र बलों के साथ में, तब वहाँ पर जो है अब 300 लोगों की जो है हत्या में से शामिल बताया जाता है, जिसमें से 129 हत्याओं के लिए सीधे तौर पर पुलिस ने नामजद अपराध दर्ज किया है। ज़्यादातर जवानों को निशाना बनाया जाता, चाहे रानी बोदली की बात कर ले, चिंतलनार की बात कर ले, टेकलगुड़ा की बात कर ले, झीरम की बात कर ले, दंतेवाड़ा की बात कर ले। तो सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरी बात, जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ था तो सलवा जुड़ूम में ये माना गया था कि नक्सली ये मानते थे कि सलवा जुड़ूम जो है उनके खिलाफ सीधा ऑपरेशन की शुरुआत है, लोगों को जोड़कर जो है नक्सल संगठन को ख़त्म करने की कोशिश थी। और यही वजह थी कि जो है महेंद्र कर्मा जो सलवा जुड़ूम की अगुवाई कर रहे थे वो उनके निशाने पर थे, जिन्हें झीरम में जो है बहुत निशंस तरीके से, आपको बताया महेंद्र कर्मा को 83 गोलियां मारी गई थी, जब तक पूरा शरीर छलनी नहीं हो गया 83 गोलियां मारी गई थी। हिडमा का ऐसा गुस्सा था महेंद्र कर्मा के प्रति सलवा जुड़ूम को लेकर, क्योंकि सलवा जुड़ूम के जरिए ये माना जाता था कि सीधे तौर पर बस्तर के आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ जो है भड़काया जा रहा है, इसीलिए उनकी निशंस हत्या की गई थी। उसके अलावा कांग्रेस के तमाम लोगों को, जिन्हें सलवा जुड़ूम का जो है वो माना जाता था कि सलवा जुड़ूम कांग्रेस की देन है, और इसीलिए उन्हें निशंस तरीके से जो है एम्बुश लगाकर पहले उन्हें रोका गया, उसके बाद जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, फिर सभी को एक एक के नाम पूछ कर मारा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन है इसमें, महेंद्र कर्मा कौन है इसमें, उनका बेटा कौन है, इन सभी को जो है नाम पूछ कर जो है बेहद निशंस तरीके से मारा गया था। तो अब हिडमा का जो है अंत हुआ है। हालांकि नक्सल संगठन का ये आरोप है कि उन्हें जो है वो इनकाउंटर में नहीं बल्कि गिरफ्तार करके, क्योंकि ये सभी को ये बताया जा रहा है कि हिडमा जो है वो काफ़ी बीमार था और इलाज कराने के लिए आंध्र प्रदेश जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद जो है उसे यातनाएं दी गई और 3 से 4 दिन अपने पास रखने के बाद जो है उसकी हत्या कर जंगल में फेंक दिया गया शव, फिर उसे इनकाउंटर बताया गया। और यही बता रहे हैं कि 3 बड़े लीडर जो देवजी, देवा, टिप्पाणी, इन सभी लोगों के ऊपर भी यही आरोप लगाया जा रहा है। अब इस पूरे जो है वो घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, जिन्होंने उनकी जो है वो मां से कुछ दिन पहले बात भी की थी और उनसे समर्पण करवाने की अपील की थी, वो क्या कहते हैं ये आपको सुनाते हैं। बड़ी ही मार्मिक अपील है बुजुर्ग माताओं की। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि इसको समझना ही चाहिए। कहीं कोई रास्ता वहां है नहीं जहां जाकर खड़े हैं। पुनर्वास एक प्रशस्त पुण्य पंथ है, उस पर आना ही चाहिए और सरकार सम्मान की पूरी चिंता करेगी, इसमें भी कोई बात नहीं है। ये पुनर्वास, ये मुख्य धारा में वापस आना पूरे ही बस्तर की जनता के साथ खड़े होने जैसा है, इसलिए इस बात को समझना ही चाहिए। जब
जननी उनकी माताजी स्वयं इस बात की अपील करती हैं तो समझना ही चाहिए। तो अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब हिडमा के एनकाउंटर से 3 दिन पहले विजय शर्मा जो हैं गृह मंत्री उनके गांव गए थे, पुवर्ती गांव गए थे। वहाँ उनकी माताजी से, हिडमा की माताजी से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर बैठे और साथ ही साथ उन्हें जो है ये बातें भी कही कि अगर जो है वो हिडमा को आप जीवित देखना चाहते हैं तो उन्हें समर्पण करने के लिए आप प्रेरित करें, अपील करें। सुनाते हैं हिडमा की माताजी ने क्या कहा। Ige loni kama pila iso mana dol torpe kesu tanan ma injo keso wang ki bie ma joka mir torpe loni kama kistinda kalinjo pila kiren kesu tanangel juare ka normane ilaren jo pai aktor gat bali kon ki to mama lon wa smen sala andari bata sige lone mande ki kama kistinda wa lon wat ko pte imbo देवा। तो हिडमा की माताजी गोंडी भाषा में उसने ये कहा कि 12 साल की उम्र, बहुत छोटी सी उम्र में जब जो है हिडमा जो है नक्सल संगठन उसने ज्वाइन कर लिया था, तब भी उन्हें बार बार ये कहा गया था कि हिंसा का रास्ता छोड़ दे, लेकिन अब उसे एक बार फिर उन्होंने अपील की थी और ये बात हिडमा ने नहीं मानी और आखिरकार उसका अंत इस तरह से हुआ। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के लिए।